Hello students, how are you all? Welcome back to the next lecture of class 11th business studies, and today in this class we are going to start a new unit number 3rd, private, public and global enterprises. So basically we are talking about the business undertakings or business enterprises, and these business enterprises are divided into two parts, mainly private sector and public sector. As you can see in the chart, the public sector departments or enterprises are divided into three parts: departmental undertakings, statutory corporations and governmental undertakings. Similarly, the private sector enterprises are divided into the several parts: sole proprietorship, partnership, joint Hindu company, cooperative society, company and MNC. So basically these are the bifurcations of public and private sector enterprises. In today's lecture we are going to learn about the private sector enterprises, right? So first of all, let's have a look at the meaning of private sector enterprises. See, a private sector enterprise or a private enterprise is one which is owned, managed and controlled by प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज या प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है? वो एंटरप्राइज होता है जिसको कौन कंट्रोल, ओन्ड एंड मैनेज करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनको कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं. ठीक है, यानी कि इसके अंदर ना आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका कोई भी रोल नहीं होता, उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. सो एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मीन्स इट इज़ दैट एंटरप्राइज जिसको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही इनको हैंडल करते हैं, इनको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं. उसके बाद ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, यू कैन रीड दीज: टेलको, टिस्को, टाटा पावर्स एंड ऑल दैट. Now these are the characteristics of private sector enterprises: private ownership, private management, private accountability, private financing and profit objective. Now let's have a look at the explanation of these characteristics. First one is प्राइवेट ओनरशिप. देखिए, ये जो एंटरप्राइजेज होती हैं, जो आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं, इनको कौन ऑन करता है? मतलब इनका मालिक कौन होता है? जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वही इनके मालिक होते हैं, वही इनको रन करते हैं, ओन करते हैं. गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. सेकेंड वन इज प्राइवेट मैनेजमेंट. इनकी ऑनरशिप प्राइवेट होगी तो इनकी मैनेजमेंट भी कैसी होगी? प्राइवेट ही होगी. मतलब इनको मैनेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है: द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट वेस्ट इन द ऑनर, but professionals can be employed for the efficient management of such enterprises. प्राइवेट मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट के राइट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ना जो पूरा मैनेज करने के राइट होते हैं, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करने के राइट, वो तो आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ही होते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं. जो यहाँ पर ये लिखा होता है ना, लिखा हुआ है ना, प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड, तो प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय कर सकते हो आप. मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आप उन्हें एम्प्लॉय कर सकते हो. ठीक है, ताकि आपका एंटरप्राइज वो चला सके. तो ओन भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं और मैनेज भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, बट इनके मैनेजमेंट के लिए आप कुछ प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. थर्ड वन इज प्राइवेट फाइनेंसिंग. मतलब इन एंटरप्राइज को पैसा कहाँ से मिलेगा? जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनको चला रहे हैं तो पैसा भी वही लगाएंगे. ठीक है, तो इनकी फाइनेंसिंग कैसी होती है? इनको फंड वगैरह कैसे मिलता है? प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं. देन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. अगर आप प्राइवेटली कोई बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना. तो ऐसे ही जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव भी क्या रहता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. लास्ट वन इज प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी. यानी कि इसके अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही. तो यहाँ पर जो इसको आंसरेबल कौन होगा कि अगर कोई भी कुछ भी चीज़ हो जाती है, किसी भी चीज़ के लिए कौन आंसरेबल होता है? ऑब्वियसली जो ऑनर्स होंगे वो आंसरेबल होंगे. सो दोज हु मैनेज सच एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द ओनर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एंटरप्राइजेज. देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वैसे तो ऑनर्स ही है, मेन
तो उन्हीं का वर्क है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोफेशनल्स जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया, शेयर होल्डर्स ने उन्हें नॉमिनेट किया, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल होंगे, वो आंसरेबल होंगे ऑनर्स के लिए, यानी ऑनर्स को उन्हें जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ भी कोई भी चीज़ है जो कि अप डाउन हो जाती है, तो ऑनर्स को जो है जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब कौन देगा, जो प्रोफेशनल्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जवाब देंगे, ठीक है। तो प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी होती है इसकी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड ऑल दीज, इन सब में डिवाइडेड है। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको लास्ट यूनिट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सब कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस का पार्ट है, तो सर हम लोग सिर्फ इस पर एक ब्रीफिंग देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इसको पूरा डिटेल में कर चुके हैं लास्ट यूनिट में, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा? सोल का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। और प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है? ओनरशिप। मतलब इसमें अकेला मालिक होगा, वो सोल प्रोप्राइटर होगा, सोल ट्रेडर होगा, ठीक है। सो इट मीन्स ओनली वन पर्सन और एन इंडिविजुअल बिकम्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि सिर्फ एक पर्सन या एक इंडिविजुअल ही बिजनेस का ऑनर बनेगा, ठीक है। तो वो दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ सिंगल पर्सन owns, manage and control all the activities of the business is known as sole proprietorship। देखिए क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप की, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर आपके पापा शॉप खोलकर बैठ जाते हैं, यानी वो अपनी शॉप चला रहे हैं, तो वो सोल ट्रेडर हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा कि जब कोई एक अकेला पर्सन अपने पूरे बिजनेस को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। द इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर। तो वो इंडिविजुअल जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चला रहा है, उसको ओन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर, ठीक है। और यहाँ पे इनका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना ही होता है ना। दीज आर द फीचर्स। फर्स्ट वन इज सिंगल ऑनरशिप। आपको भी बताया कि इसे ओन कौन करता है सोल प्रोप्राइटरशिप को? एक सिंगल ट्रेडर, एक सोल ट्रेडर, तो सिंगल ऑनरशिप होती है। अब जब वो अकेला ही बंदा है तो वो किसी के साथ प्रॉफिट या लॉसेस तो बांटेगा नहीं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी यहाँ पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की कोई भी शेयरिंग नहीं होती। वो अकेला ही बंदा, उसी के ही प्रॉफिट्स होंगे और उसी के ही लॉसेस होंगे, राइट। थर्ड वन इज वन मैन्स कैपिटल। सब कुछ वो अकेला कर रहा है, अकेला ही वो ओनरशिप कर रहा है, मतलब अकेला ही वो ओन कर रहा है बिजनेस को, अकेले ही प्रॉफिट लॉसेस सब ले रहा है वो, और कैपिटल भी वो अकेले ही लगाएगा, क्योंकि जब वो कोई और उसके साथ है ही नहीं तो कोई और कैपिटल क्यों लगाएगा? तो कैपिटल विल ऑल्सो बी इन्वेस्टेड बाय दैट सिंगल ट्रेडर ओनली। वन मैन कंट्रोल, सिर्फ उसी का कंट्रोल होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स क्योंकि वो अकेला ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? कि इन केस अगर कुछ भी हो जाता है, मीन्स कुछ भी हो जाता है का मतलब कि अगर मान लो उसको लॉसेस हो गए या उसको बिजनेस बंद करना पड़ा, तो उस टाइम पर अगर उसने कुछ भी, उसकी क्रेडिबिलिटी बाकी है, मीन्स अगर उसने क्रेडिट्स ले रखे हैं, लोन्स ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं, तो उस टाइम पर वो उसको पे करेगा, पहले अपने बिजनेस एसेट्स में से पे करेगा। अगर उसके बिजनेस एसेट्स पूरे नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि वो उनसे अपने उधार को नहीं चुका पा रहा है, तो वो क्या यूज़ करेगा? देन हिज पर्सनल एसेट्स विल बी यूज, राइट। तो उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई नीड नहीं होती। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कि वो कैपिटल लगाएंगे, लेबर लेकर आएंगे और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बियर करेंगे। क्लियर है ये
पॉइंट कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के अग्रीमेंट करते हैं, ये अग्री करते हैं कि वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस पे काम करेंगे, लेबर लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एज़ पर द एग्रीमेंट वो फिक्स प्रोपोर्शन में शेयर कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक पॉइंट और बताया था कि पार्टनरशिप में जो लिमिट होती है वो मिनिमम 2 पर्सन्स होती है और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होती है, ठीक है। These are the features. First one is formation according to the Partnership Act of 1932 कि पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्म कौन मतलब पार्टनरशिप को फॉर्मेशन कौन करता है, पार्टनरशिप की कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 मीन्स आपको अपनी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। ये मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नॉट एसेंशियल, बट अच्छा रहेगा अगर आप उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करा लेते हैं। तो फाइनेंसिंग विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स, देखो मेन यही था कि सोल प्रोप्राइटर में तो उसको खुद ही सारा फाइनेंस लगाना पड़ रहा था, बट पार्टनरशिप में अगर आप 3 पार्टनर्स हो तो तीनों मिलकर के अपना फाइनेंस लगाओगी। ऑल हैव राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, सबको राइट है, सारे पार्टनर्स को राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र दी इंटरेस्ट, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पर, मीन्स कि यहाँ पर देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या था कि अगर वो मान लो किसी दिन बीमार हो गया या कुछ हो गया तो वो या उसकी डेथ भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जो अगला नॉमिनी यानी उसका बेटा है तो वो अपने बेटे को भेज सकता है उस दिन काम पर, या अगर डेथ हो गई तो उसके डेथ के बाद उसका बेटा बिजनेस संभाल सकता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऐसा कुछ, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, अभी ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अनलिमिटेड का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जो ड्यूरेशन होता है वो आपको मैंने प्रीवियस यूनिट्स में कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स बताए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन होता है इसका, ठीक है। टैक्सेशन, आपको पता ही है टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। और अथॉरिटी जो होती है, मीन्स अथॉरिटी भी इनके पास होती है अपने बिजनेस को रन करने की। नेक्स्ट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। ये कहाँ पर पाई जाती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। As the name suggests, it is a type of organization in which all the members of Hindu undivided family manage and control the business with the direction of the head of the family। देखिए ये क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली, मिलकर के फैमिली एक परिवार बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके सभी मेंबर्स मिलकर के अपने बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। और लेकिन एज पर हुज डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन, एज पर द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, जो आपकी फैमिली का एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो हेड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप वेयर ओनली द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन टेक पार्ट। ये पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पार्टनरशिप की तरह है क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस कैरी ऑन होता है एंड इट इज़ ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। फीचर्स देखिए, फर्स्ट वन इज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू लॉ। जो आपका ये है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये कैसे आता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली आता है, ठीक है। कोई आउटसाइड मेंबरशिप नहीं होती, 3 जनरेशन्स तक मेल मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीनियर मोस्ट को पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्ता बोलते हैं क्योंकि सारा बिजनेस वही चलाता है, वही कंट्रोल करता है, बाकी सारे मेंबर्स उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। Even if the co-partners have equal share, it fluctuates with every birth and death of a male in the family। कि जो जितने भी co-partners होते हैं सभी का इक्वल शेयर होता है, बट जैसे किसी भी पर्सन की डेथ या बर्थ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लक्चुएट होता है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी कैसी होती है, यहाँ पर लिमिटेड होती है, ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने आपको वैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं बेटा तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस देखना सेकेंड यूनिट के, क्योंकि उसमें ये सारा डिटेल में है, ठीक है। तो कोई भी 10 पर्सन मिलकर के आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकता है, और अंडर विच एक्ट ये फॉर्म करता है, अंडर द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, ठीक है।
Cooperative society is entirely different from all other forms of organization. The cooperatives are formed primarily to render services to its members. देखिए, जो आपकी cooperative सोसाइटीज़ होती हैं, ये इनका जो मकसद होता है, बाकी सबका तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्व आउट करना। मीन्स इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी 10 लोगों ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, ठीक है। अब उन 10 लोगों का काम क्या है, आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट करना। कोई भी ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रेंडरिंग सर्विस रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट्स। कि यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस रेंडर करना। म्यूचुअल हेल्प इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता बल्कि सारे मेंबर्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस, और खुद की हेल्प करना भी यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? It is a body corporate that enjoys certain privileges like a joint stock company. ये एक बॉडी कॉरपोरेट होता है जो कुछ प्रिविलेजेस को enjoy करता है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी करता है, ठीक है। देन इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी बताया मैंने, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर द सर्विसेज अपने मेंबर्स को भी और अपनी सोसाइटी को भी, ठीक है। डेमोक्रेटिक नेचर का होता है ये। नेक्स्ट वन इज फंड्स या फाइनेंस कहाँ से मिलते हैं इसको, गवर्नमेंट लोन्स या ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ जो है, या गवर्नमेंट कोई डोनेशन वगैरह देते वहाँ से इसको फाइनेंस मिलता है, ठीक है। मेंबर्स को यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल मिलती है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे, ठीक है। Now last one is company. What is joint stock company? It is a voluntary association of individuals for a profits, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि joint stock company क्या होती है। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से काम करती है, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ एज एन आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है इसकी, क्योंकि यहाँ पे अब एज अ ह्यूमन बींग ये ब्रीद इन ब्रीद आउट तो नहीं करता, बट इसका जो जितना भी काम होता है वो ह्यूमन बींग की तरह ही होता है, इसलिए इसको हमने आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला है, ठीक है। और वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, ये मीन्स आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, विलिंगली कुछ लोग मिलकर के और ये एसोसिएशन फॉर्म आउट करते हैं, ठीक है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका, प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इनकी जो कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, ये मैंने आपको बताया है। जैसे कैसे कि अगर मान लो आपकी पूरी कैपिटल जो है वो 10 लाख है, तो आपने उसको डिवाइड अगर कर रखा है कि मान लो 10 लाख है और आपने उसको डिवाइड कर दिया 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में इसकी कैपिटल डिवाइडेड होती है। और ऑनरशिप जो होती है वो इसकी मेंबरशिप की कंडीशन है, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो दीज आर द ऑनर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स क्या हैं बेटा, फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, अभी पता है ये आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मींस जो आपका ऑनर्स है जो और जो आपका कंपनी है उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। कॉमन सील, अब ये ह्यूमन बींग की तरह सिग्नेचर तो पुटअप नहीं कर सकता, बट इसकी कॉमन सील होती है जिसपे इस कंपनी की स्टैंप होती है, ठीक है। हर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी पर वो स्टैंप लगती है, जिसे कॉमन सील बोलते हैं। परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स कोई भी आए कोई भी जाए आपकी कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। मिनिमम मेंबरशिप कितनी होती है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होगी, ठीक है। मिनिमम मेंबरशिप प्राइवेट कंपनी के मींस प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ही केस में 2 होती है। मैक्सिमम प्राइवेट के केस में 50 होगी, ठीक है, और पब्लिक के केस में अनलिमिटेड होगी। कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आपको बस अभी इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ द सफिशिएंट टॉपिक फॉर टुडे। कंपनी के पार्ट्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, 2 होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आई होप दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफिंग ऑफ सेकेंड यूनिट, ओके। आपको इसमें कोई नया कुछ मैंने नहीं बताया है आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में सारा जो सेकेंड यूनिट था उसी की ब्रीफिंग है कि वो सारा का सारा आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आता है, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।